इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि गुड्स जो कि हम रीसेल के लिए खरीदते हैं उसको आप इन्वेंट्री कहते हो। आप कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हो उससे आप बनाते हो, तैयार करते हो और फिर बेचते हो, तो वो एक इन्वेंट्री कहलाती है। अब इन्वेंट्री हमें होल्ड हम क्यों करते हैं, यानी कि अपने पास हम क्यों रखते हैं। नंबर वन रीजन है एक्ट एज अ बफर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनयूजुअल कंजम्पशन। जब आपको नहीं पता कि कितनी इन्वेंट्री हमारी इस्तेमाल हो रही है, हाई लेवल पे चली जाती है इन्वेंट्री, अनप्रिडिक्टेबल है, तो अगर आपने इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की हुई है, थोड़ी बहुत आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको ये एज अ बफर, बफर का मतलब होता है सेफ्टी, एज अ सेफ्टी आपके काम आएगी। तो पहली रीजन तो ये है कि हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। दूसरी, बिजनेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेज। अगर हम होल्ड इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या देगा, सप्लायर हमें देगा डिस्काउंट। तो एक ये भी रीजन है कि हम ज्यादा इन्वेंट्री इसीलिए बाय करते हैं, ज्यादा इन्वेंट्री हम इसीलिए होल्ड करते हैं कि हम परचेज ज्यादा करते हैं और उस परचेज की वजह से हमें डिस्काउंट मिलता है। तीसरी रीजन है इन्वेंट्री होल्ड करने की, सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना। एक सीजन में प्राइस सस्ती हो जाती है, एक सीजन में प्राइस महंगी हो जाती है, तो आप जो है जब सस्ती होगी तब खरीद लें, तो उसको अपने पास होल्ड कर लें। चौथा है डिले इन प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी अवॉइडेड। अगर तो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है तो प्रोडक्शन में स्टॉपेज नहीं आएगा, प्रोडक्शन में डिले नहीं आएगा, स्मूथली और एफिशिएंटली हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रन करेगा। और लास्ट रीजन है कि हो सकता है कि नेसेसरी हो, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको पक मेच्योर होने में टाइम लगता है, जैसे कि फूड आइटम्स हैं। अब फूड आइटम्स हैं, उनको कुछ ना कुछ देर आपको अपने पास होल्ड करना पड़ता है ताकि वो मेच्योर हो जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं कि हमें इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है। तो ये क्लियर है रीजंस आपको उस्मान और वैस भाई? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है। जी सर, क्लियर है। अब इसके बाद जब हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं तो इन्वेंट्री को होल्ड करने की हमें कोई ना कोई कॉस्ट पड़ती है। तो जो कॉस्ट है वो आपके सामने लिखी हुई है, डिफरेंट कॉस्ट है। इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वेंट्री की, इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को आप जिस जगह पे रखते हैं वहाँ की स्टोरेज कॉस्ट है, वहाँ पर आप रेंट दे रहे होंगे, वहाँ पर हीटिंग की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, लाइटिंग की कॉस्ट पे कर रहे होंगे, मेंटेनेंस की कॉस्ट पे कर रहे होंगे वेयर हाउस की, तो स्टोरेज कॉस्ट लगती है। ऑब्सोलेंसिस, ऑब्सोलेंसिस का मतलब ये है कि इन्वेंट्री आउटडेट हो जाए, पुरानी हो जाए, अब किसी फायदे की ना हो, किसी फायदे की अब है ही नहीं, तो इसको आप कहते हैं आउटडेटेड। तो अगर इन्वेंट्री आपकी पुरानी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है अब वो किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप हो सकती है, तो आपको नुकसान ही है ना। तो कॉस्ट की है बेसिकली आपके लिए एक। डैमेज, अगर टूट जाए। टेट्रिएट का मतलब होता है पड़े पड़े खराब हो जाए, ठीक है। स्लोली, स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती जाए, स्लोली बस। तो इसका मतलब ये है कि डेट्रिएट का मतलब अगर आपने अपने पास रखी हुई है, रखी हुई है, रखी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खराब हो जाएगी। ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि वो आउटडेट हो जाएगी, यानी कि अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको, उसके लिए वो नहीं चाहिए। और डैमेज का मतलब है टूट भी सकती है, ज्यादा इन्वेंट्री है तो टूटने का भी खतरा है। उसके बाद लेबर कॉस्ट, जाहिर सी बात है स्टोर में जो लेबर वगैरह होगी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और दूसरी जो लेबर है उसकी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी। पिलफरेज कॉस्ट, पिलफरेज का मतलब ये होता है कि कुछ शातिर लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जो है ना चोरी करते हैं। जैसे अगर 1000 kg आपके पास पड़ा हुआ है, किसी बंदे ने चुपके से 2 kg निकाल ली, फिर 2 kg निकाल ली, फिर पकड़ा ना जाए, तो इसको कहते हैं पिलफरेज। तो ये भी आपके लिए एक कॉस्ट है। और लास्ट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप। कैपिटल टाइड अप का मतलब होता है कि इन्वेंट्री खरीदने के लिए जो आपने कैपिटल लगाया है या पैसा लगाया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो खर्चा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है $1000 पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑप्शन। जो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था जिसपे आप पैसा लगा सकते थे, उसकी कॉस्ट। अब आपके पास $1000 पड़ा हुआ है। अब आप उसे क्या कर सकते हो, एक चीज आप कर सकते हो, आपने इन्वेंट्री खरीद ली। अब दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि उसको आप बैंक में लगा सकते हो, ठीक है। और बैंक से जो है आप मिसाल के तौर पर 5% इंटरेस्ट उस पर कमा सकते हो, सूद कमा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपनी रेलिवेंट कॉस्टिंग में। अभी आने वाला पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि ये $1000 आप बैंक में भी तो लगा सकते थे और वहां से 5% यानी कि $50 मंथली या एनुअली कमा सकते थे, लेकिन आपने इसको सेक्रीफाइस किया, आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन को सेक्रीफाइस करके आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया, तो ये कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आवाज क्लियर है आपकी? आवाज क्लियर है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक मिनट। सर मुझे आ रही है। आपको आ रही है सही? जी अब आ बिल्कुल रही है सर। clear। ठीक है। अब क्लियर है आवाज? जी अब ठीक है सर। सही है। ये समझ आ गई थी, ये कोई चीज आप किसके हो गई है? नहीं ये मैं सर मतलब अभी यहीं पे थे कि बैंक पे भी हम इसको इन्वेस्ट कर सकते ठीक हैं। है। $1000 था आपके पास। आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप इन्वेंट्री खरीद लें, दूसरी ऑप्शन ये था कि आप बैंक में इन्वेस्ट कर दें। अब आप बैंक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आप 5% इंटरेस्ट कमा सकते थे, लेकिन इस इंटरेस्ट को आपने सेक्रीफाइस किया है, इस ऑप्शन को आपने छोड़ के दूसरा ऑप्शन चूज किया है। तो इसको आप कहते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो ये कुछ कॉस्ट ने इन्वेंट्री को होल्ड करने की। सर इसमें मुझे एक तो पिलफ्रिज का ये जो है इसका दोबारा बताइएगा सर। सही है। पिलफरेज का और सर मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके वेयर हाउस में 2000 की किलो इन्वेंट्री, 2000 केजी इन्वेंट्री पड़ी है। अब वहां के लोग मिलके क्या करते हैं, 2-2 केजी करके, 1-1 केजी करके, 3-3 केजी करके थोड़ा थोड़ा चोरी करते हैं। ठीक है, ताकि नजर में ना आए। और इस तरह करते करते जब अल्टीमेट आखिर में जाके वो बहुत बड़ी लेवल की हो जाती है तो नुकसान होता है। इसको पिलफरेज कहते हैं। ठीक है सर। सही सर है। इसको इस टॉपिक को हम इस तरह भी तो लेके चल सकते हैं कि इसके दो पोर्शन बना लिए जाएं, एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस। नहीं, एडवांटेजेस सर और इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज। जी सर। एडवांटेजेस ही तो हमने पढ़े ना कि हम इन्वेंट्री को होल्ड क्यों करते हैं। एडवांटेजेस की तो बात नहीं है वैसे, लेकिन यह कि वजह क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल को, इन्वेंट्री को होल्ड करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट क्या उसको बेयर करनी पड़ती है। जी सर। सही है। तो ये ठीक है। इन्वेंट्री को होल्ड करने की कॉस्ट है। क्लियर है उस्मान आपको भी? क्लियर है सर। ये जो लास्ट ऑप्शन है, एट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायड, सर इसके अंदर ये है कि जितना टाइम हम इवेलुएशन करते हैं कि अगर ये हम इन्वेंट्री हमारे बैंक में होती तो हम इससे हाँ कितना फायदा ले सकते थे, इसके बिल्कुल। सर एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी ये? ये हमारी कॉस्ट है ना, हम इसको शामिल करेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में, क्योंकि हम ये $50 भी तो एनुअली कमा सकते थे ना। तो जब हम कॉस्ट निकाल रहे होंगे होल्डिंग इन्वेंट्री की तो इसको ऐड करेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली, यानी कि ये आप रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस $1000 को आप किसी और जगह पे लगाते तो आपको ये इंटरेस्ट कमा सकते थे आराम से, लेकिन इसको आपने सेक्रीफाइस किया है। इसीलिए जी ये आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और आपने इसको शामिल करना है। आपको कहीं सवाल में इस क्वेश्चन इस MA2 लेवल पे कुछ भी नहीं करना, ना कोई ऐड करना है ना कोई माइनस करना है। इस चैप्टर के हवाले से आपको होल्डिंग कॉस्ट ऑलरेडी दी होगी। राइट। तो ठीक है। सर वैसे ये नॉर्मली अगर एमए लेवल का क्वेश्चन हो तो हम्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो इसके अंदर सर ये होगा कि जो अगर जो हम इंटरेस्ट कमा सकते थे उसको हम एज ए कॉस्ट लेंगे अब। बिल्कुल। जो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे चले मैं आपको बताता हूँ रेलिवेंट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे कि आपके पास दो ऑप्शंस थे। ठीक है। आपने एक ऑप्शन को चूज किया, दूसरे को सेक्रीफाइस किया। अब दूसरे से जो आपने प्रॉफिट कमा सकते थे उसको आप जो आपने अभी एज ए चूज कॉस्ट। किया उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे। ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल से। रेलिवेंट कॉस्टिंग पूरा चैप्टर है आपका MA2 का इसमें। ठीक है। ओके, तो फिर ये आसानी कुछ हो जाएगी समझने में। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बहुत डिटेल से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ कॉस्ट है होल्ड इन्वेंट्री को होल्ड करने की। इन्वेंट्री एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट को मैंने CH से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हो, Q डिवाइडेड बाय 2। Q का मतलब है ऑर्डर क्वांटिटी, के जो ऑर्डर क्वांटिटी जो आप ऑर्डर आप प्लेस करते हो उसकी क्वांटिटी, उसको आप डिवाइड करते हो 2 से तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आती है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर मैंने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपने बफर स्टॉक होल्ड किया हुआ है, यानी कि वही सेफ्टी इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री में जाहिर सी बात है इन्वेंट्री हम निकाल रहे हैं तो वो बफर वाली चीज आपने ऐड करनी है, कंसीडरिंग कि आपके पास अगर बफर स्टॉक है। अगर तो नहीं है बफर स्टॉक तो फिर तो Q/2 ही होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए जुबानी, ये बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है ये? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर फॉर्मूला दोबारा समझाइएगा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को होल्ड करने की जो कॉस्ट आपको सालाना पड़ती है वो उसको उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज इन्वेंट्री से, कि आपके पास पूरे साल में एवरेज इन्वेंट्री कितनी होती है, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है।
एवरेज इन्वेंट्री को निकालने के फॉर्मूलाज दो हैं। एक तो है सिंपल, अगर आपने बफर यानी कि सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ तो ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि जितना आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मिसाल के तौर पर 400 यूनिट्स आप प्लेस करते हो, उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, Q/2, ठीक है। अगर आपने बफर स्टॉक होल्ड किया हुआ है तो एवरेज इन्वेंट्री का तब फॉर्मूला होगा बफर जितना आपने केजीज या यूनिट्स होल्ड किए हैं प्लस Q/2। तो इसमें बफर हम ऐड कर देंगे क्योंकि हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं ना कि कितनी है हमारे पास एवरेज। क्लियर है? जी सर, ओके ओके सर, ठीक ओके। है। ये साथ साथ स्क्रीनशॉट आप कर दीजिएगा, अगर रजिस्टर में आप लिख लें तो आप सबके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा साथ सर में। मैं साथ साथ देख रहा हूँ जी सर। चाहिए। अब इसके बाद ऑर्डरिंग, अब होल्डिंग की तुमने बात कर ली, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या होती है? दो ही कॉस्ट होती हैं बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट होती है और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है। और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कितनी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि आप एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हो। कॉस्ट पर ऑर्डर मैंने सीओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। देखें ना, अगर आपकी 1000 यूनिट्स एनुअल डिमांड है और आप ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, तो आप मिसाल के तौर पर 250 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो तो एक साल में आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 4। तो इस तरह नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, ठीक है। एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड, और उसको डिवाइड करना है आपने ऑर्डर क्वांटिटी से। तो इस तरह आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। क्लियर है फॉर्मूला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? सर एक सेकंड बस मैं नोट कर रहा हूँ साथ सही है, साथ सही में। है। आपको क्लियर है उस्मान ये फॉर्मूला एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का? सही है, जरा रिपीट करवा दीजिएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने की आपको क्या कॉस्ट पड़ती है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि आप एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करते हो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का तरीका होता है एनुअल डिमांड यानी कि डी डिवाइडेड बाय क्यू, ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है कि आपकी मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट्स की एनुअल डिमांड रहती है और आप 250 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो एक साल में आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे? 4। तो ऐसे आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हो, ठीक है। जी सर। यही है। इसके बाद अब टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सारी। तो 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, 2 हमने बात कर ली, ऑर्डरिंग और होल्डिंग की, और तीसरी है इन्वेंट्री को खरीदने की, जिसको आप परचेज कॉस्ट कहते हो। तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला है PD। पी का मतलब है कि एक यूनिट की प्राइस, एक यूनिट कितने का आप खरीदते हो, और मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, के सालाना आप कितनी खरीदते हो, प्लस वही ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और वही होल्डिंग और कॉस्ट का फॉर्मूला। तो इन तीनों चीज़ों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाती है। ये फॉर्मूलाज आपको हर सूरत में याद होने चाहिए, ठीक है, आज ही याद करने साथ साथ। क्लियर है? या आगे मूव करूं? जी सर। सर बस एक सेकंड सर। सही है, सही है। जी सर, ओके। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और कॉस्ट है, स्टॉक आउट कॉस्ट होती है। स्टॉक आउट का मतलब ये होता है कि आपको जब इन्वेंट्री चाहिए हो लेकिन आपके पास मौजूद ही ना हो, तो उस सूरत में आपको कंपनी को क्या क्या चीज़ सफ़र करनी पड़ती है। कॉस्ट का ही मतलब होता है ना क्या क्या खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो स्टॉक आउट कॉस्ट, पहली तो लॉस ऑफ सेल्स, यानी कि अपॉर्चुनिटी थी कि इन्वेंट्री अगर होती तो चीज़ें बना के मैं यूनिट्स बनाता बेच देता, लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री नहीं थी जिसकी वजह से आपको सेल्स का लॉस हुआ। रेपुटेशन लॉस अलग, आपको एक मेजर सप्लायर ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, ठीक है, कि यार मुझे ये इस टाइम पे चाहिए, लेकिन आप नहीं उसको उस टाइम पे दे सके, तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे, इज्जत पे, गुडविल पे फर्क पड़ा। प्रोडक्शन स्टॉपेजेस, स्टॉक आउट हो रहा है बार बार, इन्वेंट्री मौजूद ही नहीं है जब चाहिए हो, बार बार प्रोडक्शन को रोकना पड़ता है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा रोकना पड़ता है। और लास्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इमरजेंसी ऑर्डर। आपको एक इमरजेंसी ऑर्डर है हर सूरत में फुलफिल करना है, तो जहां पर आप पहले इन्वेंट्री 7 दिनों में मंगवाते थे, आप स्टॉक आउट हो गया तो आपको अगर एक दिन में मंगवानी हुई तो अगला सप्लायर तो आपसे डबल चार्ज करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है इमरजेंसी ऑर्डर का। तो जब इन्वेंट्री आपके पास मौजूद ना हो, ये कुछ खर्चे हैं, कुछ नुकसानात हैं जो कि कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट है। क्लियर है ये? जी सर। बफर इन्वेंट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेफ्टी इन्वेंट्री होती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर डिमांड अनप्रिडिक्टेबल है, मिसाल के तौर पर ज़्यादा डिमांड हो जाती है,
तो ये है कि आपको नॉर्मल लेवल के अलावा आपने एक सेफ्टी भी रखा हुआ है साइड पे, तो आपका फायदा है। फिर आपकी जाहिर सी बात है, अगर सेफ्टी में पड़ी है तो ऊपर स्टॉक आउट में हमने बात की कि इन्वेंट्री नहीं होती, तो अगर बफर इन्वेंट्री हो तो हम वो प्रोडक्शन ब्रेकडाउन को भी कम कर सकते हैं। सप्लायर्स को हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेकिन उसने डिले कर दिया, तो हम लोगों को चलो ये फायदा है कि बफर पड़ी हुई है, तो जब तक बफर हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बफर इन्वेंट्री के फायदे हैं। अब बफर इन्वेंट्री को भी रखने की भी कॉस्ट है, वही होल्डिंग कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी बात कर दी कि बफर इन्वेंट्री अगर हम पास रख रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही, डैमेज कॉस्ट वही, स्टोरेज वही। ह्यूज लॉस इफ डिमांड फॉल्स एज इट विल बिकम ऑब्सलीट। अगर आपने बफर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रख ली और अगर डिमांड में अनप्रिडिक्टेबल है, डिमांड अगर गिर गई, बढ़ने की बजाय गिर गई, तो वो इन्वेंट्री पड़ी पड़ी होके ख़राब होने का खतरा है, तो कंपनी को बहुत सफ़र करना पड़ सकता है। तो देखें, ये बैलेंस कंपनी को चाहिए, कंपनी को बैलेंस चाहिए कि कितनी बफर इन्वेंट्री प्लेस करनी है कि उसकी जो कॉस्ट है स्टॉक आउट की वो मिनिमम से मिनिमम हो सके और बफर इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम से कम हो। होगी तो सही, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लगनी पड़ेगी, लेकिन उसने एक लेवल मेंटेन करना है जिसमें कॉस्ट कम से कम हो। तो ये जो है ना मैनेजर का काम होता है, कैसे चीज़ों को डील करना है। तो क्लियर है ये वाले भी? जी सर, ओके। ठीक है उस्मान, आपको भी क्लियर है बातें? सही है। जी अब इसके बाद रीऑर्डर लेवल हमारे पास आ जाता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि कितने यूनिट्स आपके पास मौजूद हों अभी कि आपने दोबारा रीऑर्डर प्लेस कर देना है, दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है। इसको आप रीऑर्डर लेवल कहते हो। लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच, 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, अजान हो रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रीऑर्डर लेवल में आपको बता रहा था कि वो यानी कि इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए आपके पास जब आपने दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस लेवल को आप कहते हो रीऑर्डर लेवल। उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम यूजेज। मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज का मतलब है कि आप कितना यूज कर रहे हो लीड टाइम के दौरान, मैक्सिमम। अब लीड टाइम क्या है? लीड टाइम का मतलब है वो टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर आपको रिसीव होता है, उसके दरमियान में जो दिन या हफ्ते लगते हैं उसको आप लीड टाइम कहते हो। तो रीऑर्डर लेवल जो है आप कैसे निकालते हो? मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। इससे आपके पास वो यूनिट्स आ जाते हैं, वो लेवल आ जाते हैं कि आपको पता होता है कि यार जब तक मेरा ऑर्डर आएगा तब तक मेरी कंजम्पशन इतनी है। तो इससे जो है ना फॉर्मूला के थ्रू आपको पता चलता है इतने यूनिट्स होने चाहिए जब आपने रीऑर्डर प्लेस करना है। तो ये रीऑर्डर लेवल है। क्लियर है ये? सर क्लियर है, लेकिन इसे न्यूमेरिकली थोड़ा समझा सकते हैं किसी एग्जांपल से सर? ठीक है मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका लीड टाइम है। लीड टाइम का मतलब ये है कि टाइम जो आपको लगता है ऑर्डर आने में और उसको ऑर्डर को रिसीव, ऑर्डर करने में और रिसीव करने में। लीड टाइम है आपका 6 डेज।
यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं 6 हफ्ते बाद आपका ऑर्डर आता है। और यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, यानी कि इस लीड टाइम के दौरान जो आपका मैक्सिमम यूजेज है वो है मिसाल के तौर पर 20 kg पर डे। मैक्सिमम यूजेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20 kg पर डे या 6 दिन बाद आपको मटेरियल मिलेगा, तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना होगा 120 kg, 20 मल्टीप्लाई बाय 6। इतने यूनिट्स जब आपके पास रह जाएं तो आपको पता चल जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए अलार्म बेल कि यार मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूं। तो ये रीऑर्डर लेवल है। जी सर, ओके। उस्मान जी आपको सर। भी समझ आ गई है? जी जी सर। अब वही सेफ्टी वाली बात आ गई, अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है तो बस उसको ऐड कर दो, ठीक है, वो तो आपके पास मौजूद है तो उसको तो आपने ऐड कर देना है, प्लस आगे वही फॉर्मूला यही लगेगा। यूजेज और डिमांड का एक ही मतलब है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एवरेज इन्वेंट्री में हम सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देते थे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता था, इस तरह रीऑर्डर लेवल में भी आपने ऐड कर देना है। आपको सेफ्टी स्टॉक गिवन हुआ तो आपने उसको ऐड कर देना है क्योंकि ये तो आपके पास मौजूद होगा ना एक्स्ट्रा, इसलिए हम ऐड करते हैं। कुछ एजम्पशंस हैं कि आपने रीऑर्डर लेवल निकालना है, डिमांड कांस्टेंट होनी चाहिए यानी कि डिमांड में बार बार चेंज ना आ रहा हो, और लीड टाइम भी एक ही हो, बार बार चेंज उसमें ना आ रहा हो। ये दो एजम्पशंस हैं, आपने ये एज्यूम करते हुए ये फार्मूला ऑपरेट करना है। तो है कोई क्वेश्चन रीऑर्डर लेवल में?